नमस्ते, मैं पारुल। शीला प्रकाशन के पेज पर आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई लेखिका को लेकर, जो स्वर्ग का अंतिम उतार नाम की एक पुस्तक आई है, उपन्यास आया है शीला प्रकाशन से, और उसी की लेखिका हैं लक्ष्मी शर्मा जी। दोस्तों, ये उपन्यास मैं ये कह सकती हूँ कि इसे पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इस वर्ष की जो भी चर्चित किताबें होंगी, उनमें ये ज़रूर शामिल किया जाएगा, ज़रूर इस पे चर्चा होगी और बहुत बातें भी होंगी, क्योंकि ये उपन्यास जब मैंने पढ़ा, तो मुझे एक जो पाठक की ज़रूरतें होती हैं, जो एक पाठक की भी पठन प्रक्रिया होती है, लेखक की तरह, उसमें बहुत आनंद आया, उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, जिस तरीके से कोई रचनाकार किसी रचना को लिखता है, तो वो उसकी रचना प्रक्रिया से गुजरता है। उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से एक पाठक भी जब किसी किताब को चुनता है, तो वो भी उसकी एक पठन प्रक्रिया से गुजरता है। जब वो चुनता है, या तो वो लेखक का नाम की वजह से चुनता है, या किताब के नाम से, या कवर से प्रभावित होकर, या फिर कहीं से सुनकर। जब हम किसी किताब को पढ़ना शुरू करते हैं, खास तौर पर उपन्यास या किसी कहानी की किताब को, तो हम सिर्फ किसी पात्र की या किसी देश काल की या लोगों की कहानी नहीं जान रहे होते हैं। हम उसमें जो भाषा है, जो भाषा के द्वारा नई नई तरह के लेखक उसमें चित्र गढ़ मैं शायद लाइव हूँ फिर से, मुझे बता दीजिएगा, मैं लाइव दिख रही हूँ आप लोगों को। तो लाइट की थोड़ी समस्या हो गई थी, अभी ठीक है। तो मैं कह रही थी कि एक पाठक की भी जो है पठन प्रक्रिया होती है। उसी के साथ जब वो कहानी को पढ़ता है या किसी उपन्यास को पढ़ता है, तो वो उसके पात्र से तो जुड़ता ही है, उन चीजों से, उन घटनाओं से, और उस वातावरण से भी जुड़ता है। जैसे कहीं अगर प्रकृति का कोई वर्णन लेखक ने किया है, तो उसमें जो अद्भुत तरह का, जो अलग तरीके का प्रकृति का वर्णन अगर लेखक कर रहा है, तो पाठक उससे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता है। कई बार वो आश्चर्यचकित भी होता है, कई बार मुस्कुराता भी है कि लेखक उसे किस नजरिए से देखता है। तो इसी सब पे और इनके उपन्यास स्वर्ग का अंतिम उतार पर बात करने के लिए लक्ष्मी जी बस हमारे साथ बनने ही वाली हैं। मैं उनका इंतजार कर रही हूँ, जैसे ही वो एक दो सेकंड के अंदर ही वो आ जाने वाली है, तो हम उनसे बात करेंगे। और मैंने अगर ये जो महसूस किया है इस किताब के बारे में पढ़ करके, जो एक पाठक का आनंद वाला अनुभव होता है कि जब आप किसी किताब को पढ़ते हैं, तो आप सिर्फ, मैं कहती हूँ कि कहानी नहीं, उसके आसपास का जो वातावरण बनाया गया होता है, उससे भी जुड़ जाते हैं। कई दिनों तक वो खुमारी आपके सर पे रहती है। तो ये किताब पढ़ने के बाद मैं कई दिनों तक, मतलब मन करता है पाठक का कि मुझे कोई मिले, मैं जिससे बात करूं इसके ऊपर। और आज लक्ष्मी जी, हाँ जी, मैं ऐड कर रही हूँ जी, मैम मैं आपको ऐड कर रही हूँ, लेकिन आप अपना, हाँ जी, हाँ जी, लक्ष्मी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। नमस्ते, बहुत धन्यवाद, आपने मुझे शुभना प्रकाशन के इस मंच पर बातचीत के लिए बुलाया। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी, हम, मुझे बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। और हमारे दोस्त जो हैं साथ में, वो भी बता दें कि उन्हें लक्ष्मी जी को सुनने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। तो लक्ष्मी जी, मैं वही बता रही थी कि जब किसी किताब को हम पढ़ते हैं, तो बड़ा मन करता है, जब वो हमें आनंदित करती है, जब एक ही अलग तरह की दुनिया में हमें लेके जाती है, तो उन 2-4 दिनों में बड़ा मन करता है कि किसी से इसके ऊपर बात करें। तो ये मेरी किस्मत है कि मुझे लेखिका से ही बात करने का मौका मिल रहा है। तो मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी, लक्ष्मी जी, थोड़ा-सा अपने बारे में कुछ हमें बताएँ। मेरे बारे में बताने के लिए कुछ विशेष नहीं है। मैं पेशे से अध्यापिका रही हूँ। मैंने महाविद्यालय की में शिक्षण कार्य किया है 25 वर्ष तक। बेसिकली मैं मध्य प्रदेश की हूँ, वहां से एमए किया मैंने। शादी के बाद में राजस्थान विश्वविद्यालय से एमफिल
और फिर पीएचडी अच्छा, किया। और उसके बाद में मैं गवर्नमेंट कॉलेज एजुकेशन में आ गई, तो मैंने पढ़ाया और फरवरी 19 में मैं सेवानिवृत्ति मैंने ले ली है। उसके पहले अच्छा, भी मैं थोड़ा बहुत लिखती थी, जी, लेकिन फुल फ्लेश मैंने लिखना शुरू किया है 2012 के बाद में या 10 के बाद में मान लीजिए। जी। मेरी एक लक्ष्मी जी, 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 एक उपन्यास मेरा प्रकाशित हुआ सिद्धपुर की भक्तने सामयिक प्रकाशन से। एक हाँ, कहानी हाँ, संग्रह मेरा प्रकाशित हुआ है। एक हंसी की उम्र जो पंचशील प्रकाशन जयपुर से हुआ है। उसके अलावा मेरी आलोचना पुस्तकें हैं। मैंने संपादन किया है एक दो पुस्तकों का। कुछ मैंने माइनर शोध कार्य, मेजर शोध कार्य वगैरह भी किए हैं अपने अकादमिक सिलसिले में। इतने दो पढ़े लिखे किताबों लोगों से मुझे डर लगता है। ऐसा कुछ नहीं है। दो दो साहित्यिक किताबों के संपादक मंडल से मैं जुड़ी रही हूँ। यद्यपि फिर बाद में जी, जब मेरा बहुत दूर ट्रांसफर हो गया, दिल्ली में 200 किलोमीटर का अप डाउन करने लगी, फिर मैं वहां से हट गई थी। और अब वर्तमान में मैं केवल अपने लेखन कार्य पर ही ध्यान दे रही हूँ। बस यही मेरा परिचय है और कुछ ज्यादा नहीं है। यही पाठकों के लिए सबसे अच्छी बात है। ये सबसे अच्छी बात आपने सबसे बाद में बताई है। अच्छा, इस किताब को मैं दिखा दूं अगर अभी ना पहुंची हो, मेरे पास ये किताब है ये। पहुंच गई है मेरे पास भी, देखिए। तो एक बार हम दोनों ही दिखा देते हैं। इसका जो है ये पहला विमोचन मेरे ख्याल से होगा ऑनलाइन जो हम कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इसमें लक्ष्मी जी के साथ हूँ। तो स्वर्ग का अंतिम उतार, उतार क्यों लक्ष्मी जी? स्वर्ग का तो चढ़ाव होता है। ये प्रश्न पहली बार किसी ने मुझसे पूछा है। अब तक इस उपन्यास पर इतनी चर्चा हो गई है, लेकिन ये प्रश्न मुझसे अभी तक किसी ने नहीं। आप बिल्कुल कह रही हैं, स्वर्ग का तो चढ़ाव होता है। और हाँ, इसका जो मुख्य पात्र है, जो कि अपनी संरचना में एक बेहद सामान्य पात्र है, सामान्य परिस्थितियों में जीता हुआ और जी, अपने संस्कारगत मन में रूढ़ आदर्शवादी विचारों के साथ जीता है। उसकी जीवन की एक ही इच्छा है कि वो बद्रीनाथ के दर्शन करे। करे, बद्रीनाथ भी चूंकि ऊंचाई पर ही है ना। और वो ऊंचाई तक जाते हैं, लेकिन बीच में कुछ स्थितियां ऐसी बनती जाती है, इस तरह की बनती जाती है कि बद्रीनाथ की ऊंचाई तक तो वो पहुंच जाता है, हम्म, लेकिन कुछ अ, त्रासद और विसंगत स्थितियां उसके जीवन में ऐसी आती है कि उसका मन का जो चैतन्य है वो अचानक से उस परिवेश में जागृत हो जाता है। और वो हम्म, बाहरी चीजों को, बाहरी स्वर्ग को, भौतिक स्वर्ग को भूलकर, मंदिर के दर्शन को भूलकर एक बड़ा ही अविश्वसनीय और विद्रोही निर्णय लेता है। और हम्म, उसके लिए उसे चढ़ाव की जगह उतार की यात्रा करनी है। वहां से उतरकर ही वो अपने कल्पना के स्वर्ग में वो पात्र जाकर ठहरने वाला है। मैं हाँ, जो कह रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए, ठहरने वाला है। जी, वो ठहरता है या नहीं ठहरता है, बाद में उसके साथ क्या होता है, ये सब पाठकों के मस्तिष्क पर है, क्योंकि बहुत ही अकल्पनीय, अविश्वसनीय और बहुत मुश्किल परिस्थितियों में वो पात्र वहां से जाता है। उसके जी। साथ में कुछ भी हो सकता है। कोई एक दर्शवादी अंत इसमें नहीं है कि वो पहुंचा ही होगा, लेकिन हाँ, ओपन एंड आपने रखा है इसका। जी नहीं, वैसे एंड देखा जाए तो मैंने तो एक लेखक के रूप में अपने मन से, कहते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः या सुखद की कल्पना सुखांत करके छोड़ दिया। लेकिन एक हम्म, लेखक का मन भी जानता है, और पाठक आपने भी पढ़ा होगा तो आप भी जान रही हैं कि इतना सरल नहीं है उसके बाद भी। लेकिन उसने उस उतार के द्वारा स्वर्ग पहुंचने की, स्वर्ग अर्थात जहाँ कोई दुख दर्द ना हो, जहाँ कोई शोषण ना हो, जहाँ परिवेश की विसंगतियां किसी भी व्यक्ति को आ, द्वंद्व में न डाले या तकलीफ में न डाले, उस उतार पर उसने जाने का आरंभ कर दिया। इसलिए मैंने उसे लिखा है स्वर्ग का अंत, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। एक एक करके धृतराष्ट्र छूट गए, भीम छूट गए, कुंती छूट गई, हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अर्जुन छूट गया है ना, सब कोई छूट गए हैं। और युधिष्ठिर अकेला जा रहा है, तो युधिष्ठिर तो अकेला ऊपर ही पहुंचेगा अंतिम धाव पर। लेकिन ये जो हम्म, युधिष्ठिर है, ये वर्तमान का युधिष्ठिर है जिसकी परिस्थितियां इतनी सहयोगी, इतनी मित्र नहीं है।
और उसका जो जीवन का प्राप्य है वो उस उतार में है, इसलिए इसका नाम अंतिम उतार। जब ये बात अभी आई गई है तो मैं एक सवाल मुझे बाद में पूछना था, लेकिन मैं अभी पूछ लेती हूँ। क्या लेखन में ऐसा होता है जब आप कोई लिख रहे होते हैं किसी कृति को, तो उसका अंत आपको पहले से पता होता है, या लिखते लिखते कभी ऐसा होता है पात्र या चीजें या वो भावनाएं या लेखक का मन अंत को बदल देते हैं, या अंत पहले से ही ज्यादातर सोच के होता है? देखिए, मैंने करीब 30 कहानियां लिखी है, थोड़ी जी एक दो ज्यादा भी हो सकती है, और 2 उपन्यास लिखे हैं, कुछ चल भी रहा है, लेकिन जी, अभी तक एक भी कहानी तयशुदा अंत पर मैंने सोची नहीं कि मुझे ये नहीं इसी पहुंची। से ये करना है और ये जी कर रहा है। बस मेरे मन में एक विचार आता है और उस विचार एक लेखक के तौर पर पहले जो मुझे वो पात्र और जो बिंदु है वो जो विचलन एक लेखक को देते हैं, उसकी दृष्टि से मैं एक लेखक के तौर पर काफी सोच विचार करती हूँ, मानसिक तैयारियां करती हूँ, पात्र के बोध को तैयार करती हूँ, उसकी दृष्टि को तैयार करती हूँ, उसके प्रयत्नों को भी तैयार करती हूँ। लेकिन ये एक लेखक के लिए खुशकिस्मती कहिए या उसे कहेंगे कि उसकी सीमाएं कहिए कि पात्र विशेष करके उपन्यास के पात्र, कहानी के पात्र, क्योंकि कहानी का जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो एक झरने की तरह होती है। वो ऊपर से हाँ। गिरता है, नीचे कुंड में आ जाता है, जी उसको आप फिर भी रेगुलेट कर सकते, लेकिन उपन्यास तो नदी की तरह बहता है, वो यहाँ मुड़ता है, वहां रुकता है, वहां उस नदी को लेता है, वहां नाले को देता है, कहीं पर स्वयं भी किसी बड़ी नदी में मिल जाता है और स्वर्ग में मिल जाता जा। है। उसके बिल्कुल सही कथानक बात। में बहुत सारे द्वंद आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारे पात्र नए भी आ जाते हैं, जो कई बार क्या होता है गौण पात्र आता है और वो पूरे के पूरे उपन्यास को की दशा को बदल देता है। तो उपन्यास में आप एक तयशुदा अंत लेकर चलें, ये बहुत मुश्किल है, या कम से कम मेरे से तो नहीं सकता। और विशेष करके इस उपन्यास की अगर मैं बात करूं तो छिगन ने मुझे जितना छकाया है, मुझे जितना हाँ मैं। दौड़ाया है, जितना हाँ मेरी रातों की नींद उड़ाई है, मैं जी, आपको बता नहीं सकती। आप ये बताइए ना प्लीज, बिल्कुल हम सुनने के लिए तैयार हैं। इसकी रचना प्रक्रिया में आपने जो महसूस किया, और आपने शुरू में लिखा भी है जो समर्पण में, तो आपने अपने बेटे का जिक्र किया है उसमें। हम वो भी जानना चाहते हैं कि उनकी क्या वो रही है, क्योंकि मैं अभी देख रही थी, अभी भी वो आपको बहुत हेल्प कर रहे थे ये सब कैमरा वगैरह एडजस्ट करने में, और एक पहले भी लाइव में वो काफी और बड़ी शांति से बड़े प्यार से करते हैं। मतलब हम आजकल के बच्चे बहुत प्यार करते हैं, सब कुछ है, लेकिन उनका बोलने का तरीका बहुत अलग होता है, चिल करो, कूल रहो, लेकिन वो बड़े प्यार से आपको जो है हेल्प कर रहे थे। वो भी बताइए, और रचना प्रक्रिया भी हम जरूर सुनना चाहेंगे। मैं अभी उन्हें यहाँ बुला ही लेती, वो मेरे बड़े बेटे हैं प्लीज, शिवांश। बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छा होगा। वो भी मैंने बुलवाया है, देखते हैं, शायद वो एक्सरसाइज कर रहे थे, अगर आ पाते नहीं आ पाते। जी जी जी। तो तब तक हम रचना प्रक्रिया सुनना चाहेंगे उपन्यास की। हाँ, एक लेखक एक मतलब क्या महसूस करता है? ठीक है, हमें पता है आप लिख रहे हैं, वो पात्र आपको आतंकित भी करता है, आपके ऊपर भी जाता है, लेकिन इससे लिखने के दौरान जो एक मानव मन है, स्त्री मन है, उस और एक लेखक का मन है, उनकी क्या बस, महसूस आपको हुआ, वो बताएं। हाँ हाँ, एक मिनट, मेरे बेटे आ गए हैं, वो काम में से आए हैं बीच में, कर लो सब। जी बिल्कुल। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैंने आपके लिए किताब में भी पढ़ा, और मैंने पहले भी एक लाइव में आपको बहुत अपनी मम्मी की हेल्प करते हुए देखा। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और थैंक यू वेरी मच, हमारे लेखक की आपने इतनी हेल्प की। जी जी, थैंक यू टू यू टू। आप कुछ कहना चाहेंगे लक्ष्मी जी के लिए? बहुत अद्भुत तरीके से लिखती हैं। जब मैं इनका पढ़ता हूँ तो जो वो लेखक है लव इन द टाइम ऑफ कॉलेरा वाले, मेरे को हमेशा उन्हीं की स्मृति याद आती है। अच्छा। जी, गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज की याद आती है, और जिस तरीके से ये कैरेक्टर को ग्रो करती हैं, उसके अराउंड एक सीन बनाती हैं, वो बहुत बहुत अद्भुत है। और मैंने बस इनका गाइडेंस ज्योग्राफी में किया था, बाकी पूरी कलाकृति और जो क्रिएटिविटी है वो मम्मा की ही है। सो हैट्स ऑफ फॉर दिस नॉवेल।
अच्छा लगता है, मम्मा लिखती है, और इस तरह इतना डीपली मैं पहले किसी बच्चे, पहला एक बच्चा किसी लेखक का देख रही हूँ जो इतना डीपली जाके उन चीजों पे बात कर रहा है, सच में। जी नहीं, बहुत अच्छा लगता है, और मैं कोशिश करता हूँ कि 1% भी इनके जैसा लिखना सीख जाए, क्रिएटिव हो जाऊं, तो दैट वुड बी अ बिग अचीवमेंट। तो अरे और बचपन से ही पढ़ने लिखने में काफी इंटरेस्ट रहा है, जो मम्मा ने ही ये अच्छी हैबिट डेवलप कराई। हिंदी में थोड़ी सी मैं बोलूंगा कि इतनी पकड़ नहीं है, हाथ पर टल मम्मी गए। के सारे नॉवेल पढ़ता हूँ, और बहुत मदद भी करते हैं। और जहां तक पॉसिबल होता है दूसरे भी हिंदी के लेखक की मतलब नॉवेल्स और कविताएं पढ़ने की कोशिश रहती है, पर ज्यादा फोकस इंग्लिश में ही है। पर हैबिट जो अच्छी आदत जो डाली है पढ़ने की, उसकी मम्मा को ही जाता है। बहुत धन्यवाद आपका। और अगली बार हम जब भी कहीं भी इस उपन्यास के लिए किसी कार्यक्रम में या कहीं भी जाएंगे, तो हम चाहेंगे आप जरूर आए लक्ष्मी जी के साथ में, हम मिलना चाहेंगे। जरूर जरूर, बेशक। धन्यवाद। नमस्ते। लक्ष्मी जी, बहुत अच्छा लगा ये देख के। घर में ही आपको तो मतलब कुछ बात हो तो आप तो सीधा कह सकती हैं, देखो जरा ये लिखा है, कैसा लगा है। जी बिल्कुल, ईश्वर का शुक्र है कि मेरे परिवार में मुझे सबका सहयोग है, और विशेष करके शिवांग का बहुत अधिक सहयोग है। हालांकि ये दुबई रहते हैं, अभी लॉकडाउन के चक्कर में यहाँ है, लेकिन जैसा कि मैंने लिखा, मैं लगातार, उस समय मैं परेशान भी चल रही थी, मैं लगातार इन्हें फोन कर करके या व्हाट्सएप पे कहती थी, शिवांग मैं ये भूल गई, शिवांग जरा वो बताओ वो कहाँ है, हाँ वो कितनी दूरी हाँ पड़ेगी ऊपर, और मैं बीमार चल रही थी, तो मैं चिड़चिड़ा जाती थी, हाँ। बहुत चिड़चिड़ा जाती थी, अवसाद में थी मैं। और इन्होंने बिल्कुल बिना किसी परेशानी के, बिना चेहरे पे शिकन लाए, ये हमेशा मेरी मदद करते थे, और सबसे पहले मेरा नावल पढ़ते हैं, हर चीज के लिए। अभी भी ये लाइव की तैयारी यही करके गए हैं। मेरे छोटे पुत्र को, वो बिल्कुल नई जनरेशन के, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हालांकि मदद वगैरह वो भी करते हैं, पर साहित्य में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो हम रचना प्रक्रिया की बात कर रहे थे। जी जी बिल्कुल। तो रचना प्रक्रिया में सबसे पहले ये होता है कि लेखक, ये एक विचार उसके मन में आता है, कोई, क्योंकि अगर ये कोई भी लेखक, मेरे ख्याल से कोई भी लेखक ये सोच के नहीं बैठता है कि मुझे एक महान रचना लिखनी है, या मैं एक महान उपन्यास लिख ही दूंगा मैं 4 दिन में, या कविता लिख दूंगा, या कहानी लिख दूंगा। जैसे मैं शिक्षा की लाइन में रही हूँ, तो अगर मुझे एक आर्टिकल लिखना है, रिसर्च पेपर लिखना है, कोई मेजर प्रोजेक्ट करना है, माइनर प्रोजेक्ट करना है, या पीएचडी एमफिल के थीसिस करना है, तो वो कष्ट पाके, दुख पाके, 20 किताबें पढ़ के मैं कर दूंगी। लेकिन अगर मुझे एक कहानी लिखनी है, तो वो एक लेखक के वश में नहीं रहती है, बशर्ते कि वो सच में कहानी लिख रहा है। लेकिन हाँ, एक विचार आता है, अचानक से एक विचार आता है, वो उसके मन में चलता है, फूटता है, और लेखक अपने समस्त, जो उसका अध्ययन है, उसके प्रभाव है, वो सब अनकॉन्शियसली उसके लेखन में आते हैं। तो उसके साथ में वो सोचता है क्या करूं, कैसे ट्रीटमेंट करूं, कैसा बनाऊं, क्या करूं। लेकिन और इन सब के सहारे एक ड्राफ्ट तैयार होता है, मोटा मोटा वो रूपरेखा जिसे कहते हैं, वो तैयार होती है। और उसके पश्चात जब लेखक लिखता है, तो कोशिश करता है कि उस रूपरेखा का पालन करे। लेकिन अधिकांशतः मैं कहती हूँ कि वो बहुत ज्यादा काम नहीं करता है, और इस उपन्यास में तो बिल्कुल भी काम नहीं किया। मैं मेरे मन में एक विचार आया अचानक, घर में ही बातें हो रही थी कि जी। तीर्थ यात्रा जाने का मूड, तैयारी है सब कुछ, तो मेरे फिर मन में आया कि मैं तीर्थ यात्री पे कहानी लिखूंगी। मैंने शुरू भी कर दी, अच्छा। और हाँ मेरी रचना प्रक्रिया ये थी कि 20 पन्ने, 18-20 पन्ने तक मैं उसे समझ दूंगी। हाँ। लेकिन विश्वास तो ये वो के चलते वो ज्यादा हो नहीं पाया। 10 पन्ने मैंने लिखे, और पता नहीं क्या सा बन रहा था, क्योंकि वो पात्र मेरे काबू में नहीं आ रहा था। उसके बाद में फिर हम चले गए, वहां पर मैंने जो प्रकृति देखी, जो भव्य प्रकृति, जो भयावनी प्रकृति मैंने, और भव्य, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मृत्यु को देखकर मृत्यु से विजय पाने की अगर आपकी कामना है, तो आप एक बार गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रीनाथ के दर्शन करने जरूर जाइए। आप बिल्कुल सही इतना कह भय रही हैं, बिल्कुल। इतना भय लगता है वहां कि आप भय से मुक्त हो जाते हैं।
हाँ, और उसके बाद तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है जब मौत का भय खत्म हो तो। वो प्रकृति बहुत खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि उसकी भयावहता खत्म हो जाती है। वो शिव का साक्षात रूप है, जो डराता भी है और जो विश्वास भी देता है। तो वहां पर मैंने सिर्फ यही नहीं देखा, और हम, मेरे साथ हमारे दामाद जी भी गए थे, हम परिवार पूरा गए थे। तो हमारे दामाद जी ने वैसे ही हंसते हंसते मुझसे, हमारे गाड़ी में गए थे, गाड़ी में कहा, मौसी जी आप हमेशा कितना लिखते हैं, इस बार आप इस पे ही लिखना। तो अच्छा। मैंने कहा हाँ ठीक है, इस बार आपकी मैं इच्छा पूरी करूंगी, मैं लिखूंगी, क्योंकि मैंने थोड़ा उसका शुरू भी कर रखा था। और वो वहां पर लेकिन यही चीजें नहीं थी, वहां पर मैंने भीषण गरीबी देखी, मैंने प्रकृति की, हम लोगों को वो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन वहां प्रकृति से जूझते लोग देखे, प्रकृति के कारण गरीबी में जूझते लोग देखे, एक दो दो रुपए के लिए गरीबी में तरसते हुए लोग देखे। आप देखिए कि जो बच्चा, वो जिसमें वहां जाने के लिए मैं पालकी में बैठी थी, मैं इस बात के लिए हमेशा खुद से भी शर्मिंदा रहूंगी कि मैं पालकी में बैठ के गई, लेकिन अपने स्वास्थ्य के कारणों से पैदल नहीं चल सकती। तो वो बच्चा बात कर रहा था, वो हमेशा जय केदार बोल के पालकी उठाते थे, और वो मुस्लिम बच्चा था, एंड इकोनॉमिक्स में एमए, आप सोचिए इकोनॉमिक्स में एमए बच्चा है और वो पालकी ढो रहा है, और कहते हैं कि हम 2 महीने यहाँ काम करते, फिर आपके मैदानों में आ जाते हैं, मैदानों में जीते। वहां पर सिर्फ बहुत बुजुर्ग या बहुत बच्चे या स्त्री ही बसती, कोई बसता ही नहीं है। तो ये चीज मेरे मस्तिष्क में एक एक करके एकत्रित होती गई, वहाँ की लोक संस्कृति, वहाँ का पहनावा, वहाँ के लोगों के बोलने का तरीका, वहाँ के लोगों की ईमानदारी, वहाँ के लोगों की कुछ मैंने देखी। हालांकि पहाड़ों का व्यक्ति बहुत भला होता है, बदमाश नहीं होता, स्थितियां बना देते तो वो बात अलग है। तो ये सारी चीज एक एक करके मेरी रचना प्रक्रिया में, वो कहते प्रस्थान बिंदु के रूप में आई। प्रस्थान बिंदु तो तिगन का हृदय जो परिवर्तन होना वो था, लेकिन उसके पहले मैंने काफी आरंभ किया था, और बस वो रचना प्रक्रिया, मैं कहूंगी कि रचना तो मैं कर रही थी, लेकिन मेरे भीतर शायद छिगन करवा रहा था, क्योंकि वो अंत तक वो स्वयं सुनिश्चित नहीं था, या ये कहे कि मेरे सबकॉन्शियस में मैं स्वयं सुनिश्चित नहीं थी कि वो जैसे वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा, उसे मार डाला जाए क्योंकि स्थितियां बहुत खराब है, उसे डरा के वापस भेजा जाए, उसे पहाड़ से आखिर में तो बहुत जबरदस्त जो है डर था उसमें। जी जी, ये उसी के भीतर की आत्मशक्ति है, जिसे मालूम है कि अगले क्षण में मेरे साथ कुछ भी हो। ये कह रहे हैं आवाज थोड़ी कट रही है, तो आपका माइक वगैरह सब ठीक है? माइक तो मेरा ठीक ही है। तो थोड़ा और पास रहिए ना, आप इतना दूर मत जाइए, बस यहाँ रहिए। नमस्ते श्रीतोष जी। अच्छा लक्ष्मी जी, YouTube के साक्षात्कार में और लाइव होने में एक फायदा है कि हम अपने दोस्तों से, अपने पाठकों से सीधा जुड़ पा रहे हैं। तो मैं आपको, क्योंकि यहाँ आपके बहुत सारे पाठक हैं और आपसे मिलने वाले हैं, मैं उनके और आपके बीच से हट जाना चाहती हूँ, और मैं जो वो लिख रहे हैं वो आपको दिखा रही हूँ ताकि आप पढ़ सकें और जवाब दे सकें और वो आपसे बात करें। चश्मा भी लगा लिया है। जी जी जी। ये देखिए, एक के बाद एक जो कमेंट आए हैं मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। शुक्रिया सुनीता पाठक। अच्छा, गीता दीदी कह रही हैं आवाज ठीक आ रही है। अब ये ठीक है ना? अब तुम्हारी गीता, बड़ा डरा दिया तुमने तो हमें। अरे दीदी थैंक यू बहुत दीदी। गजब का इंटरव्यू लेती है, सच बात कह रही हैं आप। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं दूसरा कमेंट लेती हूँ, दूसरा कमेंट। पंकज जी कह रहे हैं कि इतना सुंदर बात कही है कि भय लगता है कि आप भय से मुक्त हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। विशेष करके गंगोत्री से जब हम बद्रीनाथ जा रहे थे, आप लोगों में से बहुत सारे लोग गए होंगे, वो रास्ता इतना खूबसूरत और इतना भयावह कि कल्पना भी आप करते थे, लगता है कि हम कैसे चले गए और कैसे आ गए। एक जी पत्थर जी, पहाड़ पे जितनी खूबसूरती है उतना ही वहां का जीवन बहुत कठिन है। विशेष करके गंगोत्री से बद्रीनाथ।
बेहद भयावह और बेहद। लक्ष्मी जी, सभी बहुत पसंद कर रहे हैं कि आपका बेटा यहाँ पे आया और उन्होंने बात की। चिरंजीव के लिए आशीर्वाद भी कह रहे हैं और नमस्ते पंकज जी पाठक। भी कह रहे हैं। आ, पंकज भाई, बेटे और भाई शक्ति होते हैं। गीता दीदी भी कुछ कह रही हैं। गीता, अच्छा तबीयत लक्ष्मी एकदम ठीक है ना? तबीयत संभालो भाई। अच्छा लक्ष्मी जी, मैं ये जानना चाहूंगी, लेखक आखिर होता क्या है? मतलब स्वान सुखाए जैसा भी कुछ होता है, लिखता क्यों है, होता क्या है? और स्वान सुखाए जैसा कुछ होता है तो वो आजकल है या नहीं है? मुझे क्या कहूँ, ये गीता भी बैठी है, डॉक्टर पाठक भी है, बहुत सारे लेखक यहाँ हैं और उन्हें मालूम है कि रचना कर्म बहुत बड़ी मानसिक संत्रास से गुजरना है। नमस्ते मंजू जी। और उस दुख में सुख है, अंत में सृजन का सुख है, जैसे कि प्रसव पीड़ा होती है। मेरे लिए लेखन अपने भीतर की पीड़ा, जो मैं अपने अपने यथार्थ में देखती हूँ, अपने परिवेश में देखती हूँ, अपने जीवन में देखती हूँ, अपनी कल्पनाओं में देखती हूँ। कई बार आपको बहुत अच्छा देख के आप पीड़ा से भर जाते हैं। कई बार आप किसी बहुत सुंदर कृति को पढ़ के आप पीड़ा से भर जाते हैं। कई बार आप बहुत अच्छे व्यक्ति से बात करके उस पीड़ा से भर जाते हैं पीड़ा से कि भर जाते, बिल्कुल। वो मतलब आपके भीतर एक भ्रूण सर्जनात्मकता का एक भ्रूण डाल देती है। और आप भी स्त्री हैं, मैं भी स्त्री हूँ, हम दोनों जानते हैं कि भ्रूण के साथ ही स्त्री की देह में पीड़ा का आरंभ हो जाता है। उसी तरह से एक बिंदु, वैचारिकता का एक बिंदु अगर आ जाता है, रचना का एक बिंदु आ जाता है, वो पीड़ामयी ही होता है। जिस तरह से गर्भ के समय स्त्री उसे धारण करती है, वहन करती है अनेक पीड़ाओं के साथ, उसी तरह से लेखक भी बहुत सारी पीड़ाओं से गुजरते हुए, लेकिन उसके पीछे एक सुख तो होता है ना, हमारा भी होता है कि हम माँ बनने वाली है। उसी तरह से एक ये सुख होता है कि हमारी कृति आने वाली है। और जब वो कृति हो जाती है तो लेखक को जो आत्म संतुष्टि मिलती है, वो सारी पीड़ाओं से ऊपर अपने शिशु को जन्म देने जैसी ही होती है। लेखक ने पूछा यहाँ क्या जी, है, तो लेखक भी आप लोगों की तरह, हम लोग बिल्कुल सामान्य लोग हैं। कोई विशेषता नहीं है। बस ये है कि हमारे देखने की, ये कह दें कि कुछ कर समझ लीजिए कि जो किसी को नहीं दिखता है वो हमें दिख जाता है। मेरे लिए सब, हम भी तो तुम्हारे साथ थे, तुम तो पता नहीं क्या कर रही थी, कहाँ से तुमने देख लिया, तुम बच्चों के साथ हंस रही थी, तुम तो वो कर रही थी, वो कर रही थी। मैं जो हम देखते हैं आप लोग नहीं दे सकते। तो लेखक भी अति सामान्य होता है। बस एक ईश्वर प्रदत्त, ये मान लीजिए कि उसके पास में एक गुण होता है कि वो उन चीजों को, उन पात्रों को, उन परिवेश को देखता है जो अन्य निगाहों से छूट जाती है। और बस हम सारे जीवन के क्रियाकर्म सब अभी कुछ करते जी, हुए, जी, सब कुछ अभी जो वही है। आपने बात की दर्द की, दूसरे का दर्द देख के या करके, तो स्वानुभूति हो या आत्मानुभूति हो, जब उस दर्द को हम शब्दों में उतारते हैं तो वो एक ऐसा होता है जैसे नासूर का सूखना शुरू हो जाना। वो तो है, लेकिन जितना उस दर्द को हम लिखते हैं, उतारते हैं, उतना ही ऐसा भी है कि हर शब्द के साथ आपको एक जख्म आता जाता है। तो इस दर्द से गुजरना सही है एक लेखक होने के नाते। दर्द तो लिखने में भी है और ना लिखने में भी। तो जी बिल्कुल। आप क्या मानती हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं लिखी जानी चाहिए, या आप ये मानती हैं कि नहीं, हर दर्द को लिखा ही जाना चाहिए, चाहे उसकी रचना प्रक्रिया कितनी भी दर्द भरी क्यों ना? देखिए, आपने अभी एक बात कही थी, क्या कहा था आपने? स्वानुभूति। स्वानुभूति, हाँ, और परानुभूति, है ना? हाँ, तो आत्मानुभूति किसी और की जी। आत्मानुभूति, स्वानुभूति तो एक ही चीज है, परानुभूति, एम्पैथेटिक हाँ जी फीलिंग। जी। देखिए, अनुभूति और अ, अ, भी मतलब लेखक के मन की कोई भी भाव जब तक समष्टि से नहीं मिलेगी। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि आत्मा के लिए लिखी हुई रचनाएं रचनाएं नहीं होती हैं, लेकिन उनमें अंत में जाकर आप देखिए वो समष्टि में विलीन होती है। समष्टि के सुख में भी, चाहे आप कालिदास देख ले, चाहे अगे देख ले, चाहे निर्मल वर्मा देख ले, जहां लगेगा कि ओपन एंड है, वहां भी आप देख लीजिए
तो अगर व्यक्ताणी है, सर्वाणी नहीं है, व्यक्ताणी है, तो भी वो व्यक्ति के सरोकार सर्व में जाके जब तक विलीन होकर लेखन में नहीं उतरेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। और लेखन जब इस तरह से लिखता, लेखक जब इस तरह से अपनी रचनाएं लिखता है या अपना रचना कर्म करता है कि उसे लगता है उसने समाज के लिए या एक व्यक्ति के लिए भी या एक दिशा में भी, एक छोटे से बिंदु की दिशा में भी कुछ किया है, तो वो उसे जो उसकी स्व की पीड़ा है वो भूल जाए। और इस उपन्यास के जो पात्र हैं, अगर उनकी हम बात करें तो हमारे जो हैं दोस्त भी बता रहे हैं, जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि पूछ रहे हैं आपको छिगन कहाँ मिला? श्रीतोष जी, छिगन मुझे जैसे मैं अपनी कुछ रचनाओं के लिए कहती हूँ, मुझे वो वहां दिखी, या कुछ पात्र तो बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से ही आए हैं। एक कहानी में मेरे बेटे हैं जो अभी आए थे, एक में मेरी दोस्त की बिटिया है सुनीता पालावत की, लेकिन इसका पात्र वैसे देखा जाए तो मुझे कहीं नहीं मिला। ये पूरी तरह से मेरी कल्पना से उपजा हुआ पात्र था। हाँ, इसके अलग अलग रूप में मैंने कई जगह कई तरह से देखा है जीवन में, और वहां यात्रा में भी मुझे छिगन अलग अलग क्षीण क्षीण रूपों में मिला, लेकिन अलग अलग व्यक्ति में वही पात्र मिला। हाँ, अलग अलग व्यक्ति में वही पात्र मिला है मुझे। कहीं पालकी ढोते हुए, कहीं कुछ बेचते हुए, कहीं खाना बनाते हुए, कहीं वैसे ही हम लोगों से किनारे पे बात करते हुए, जैसे बता रहे थे हमें लोग बात कि यहाँ इतना दुख है, इतना दर्द है, ये है, वो है। और पंकज भाई, चंद्री भाभी के चरित्र की बात जो आप कह रहे हैं, चंद्री भाभी को ये वही बात है, ये नहीं कहूंगी, लेकिन उससे मैंने काफी हद तक मैं उसे जानती, एक रूप में, दो तीन रूप में, लेकिन उसे मैंने स्थूल रूप से देखा है। और मध्य प्रदेश के ही इंदौर के पास में एक कस्बा है, आपने नाम सुना हो, उमरिया, वहां की एक स्त्री के रूप में देखा है, और मोहल्ले की स्त्रियों के रूप में भी देखा है, इसी शोषण से, इसी पीड़ा से गुजरते हुए, इसी दुख दर्द से गुजरते हुए। ये जो स्त्री मैंने रची है, इससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत स्त्री, वो बिल्कुल इसी पीड़ा से गुजरी है, बस ये है वो मरी नहीं है, एक दूसरी स्त्री मर गई। तो चंद्री को मैंने बहुत स्थूल रूप में कह सकते हैं कि देखा है। ये भी आपने वहां इसके बारे में भी जानना चाहूंगी। औरत की आपने लिखा है कि भगवान नहीं समाज लिखता है। समाज लिखता है, वो भी मर्द की जूती की नोक से। देखिए, बिल्कुल बात तो सही है, बदलते परिस्थितियों में बहुत तो नहीं, काफी हद तक लड़कियों की, स्त्रियों की दशा सुधरी है, विशेष करके शहरी नागरी समाज की। लेकिन ग्रामीण समाज में अब भी काफी सीमा तक पुरुष समाज का ही वर्चस्व है, पुरुष समाज से ही वो संचालित होती हैं, पुरुष समाज ही उनके जीवन को नियंत्रित करता है। और मैंने 8 साल तक एक कस्बे में पढ़ाया है, जहाँ की लड़कियां, मैं आपको एक बिल्कुल सच्ची घटना बता रही हूँ, 4 साल पहले की बात है। एक इंटेलिजेंट लड़कियों के लिए, एक विशेष समाज की लड़कियों के लिए एक स्कूटी योजना राजस्थान में चलती है जी। जो अच्छा। उसमें परसेंटेज के हिसाब से हम देखते हैं उस विशेष समाज के लिए। तो देवनारायण स्कूटी योजना नाम है उसका। एक लड़की, क्योंकि अधिकांश लड़कियों की वहां पर शादी हो जाती है, हमें मालूम भी नहीं पड़ता, बहुत सिंपल तरीके से आती है, और बिंदी सुहाग का कोई चिन्ह नहीं लगाती है, बीए करती चली जाती। कुछ का तो पता चलता है कि उनके पति भी उन्हीं के साथ हमारे कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो एनीवे, हमने तैयारी कर, चूंकि मैं सांस्कृतिक विभाग भी संभालती थी, हमने पूरी तैयारी कर ली उस स्कूटी योजना समारोह की। और एक रात पहले खबर आई कि वो जो लड़की थी, एक लड़की, उसने आत्महत्या करी। क्यों? क्योंकि वो जयपुर शहर में अपने पति के साथ ही रहकर, उस समय जयपुर में थी वो, वैसे तो काम के थे, किसी परीक्षा की भी तैयारी कर रही थी, पति पत्नी दोनों इंटेलिजेंट थे, और झगड़ा हुआ इस बात को लेकर कि बाद में स्कूटी कौन रखेगा। उस लड़की के माँ बाप भाई क्लेम कर रहा था, ये तो हमारे यहाँ पढ़ रही थी 12वीं में, तो हम रखेंगे। लड़की का मन भी ये था कि उसके भाई को दे।
नई नई शादी हुई थी, इसका भाई पे मन था, है ना, पति थोड़ा भी था, और पति लड़ रहा था कि नहीं मैं लूंगा, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारा स्वामी हूँ, ऐसे कैसे पीहर वालों को दे दोगी। ये बात इतनी बड़ी कि उस लड़की ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर। और आप उसमें भी त्रासदी ये देखिए कि दूसरे ने हमें बताने को तैयार नहीं, हमारे पास खबर आ गई और वो बताने को तैयार नहीं। वहां पर लड़की के ससुराल वाले भी कह रहे हैं नहीं वो बीमार हो गई, वो भी आके बैठ गए क्लेम लगा के, और उसके पीहर वाले भी। इतनी गंदी बात है, आप सोचिए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं क्योंकि मैंने चंद्री को भी पढ़ा है। मुझे लगता है कि चंद्री का पात्र जो है इस उपन्यास में उपकथा में आया है, ये उपकथा का पहला पात्र होगा जो इतना झंझोड़ रहा है और जो इतना याद भी रखा जाएगा, ये मैं कह सकती हूँ। मंजू जी कह रही हैं कि उच्चवर्ग की संवेदनहीनता को उभारा है, और उसका वर्णन भी आपने, उन पात्रों का वर्णन भी आपने अच्छा किया जो उच्चवर्ग के हैं। उनके बारे में कुछ कहेंगी, उन पात्रों के गठन के बारे में? देखिए, छिगन इसका मुख्य पात्र है। छिगन अनायास, फिर उसके साथ में एक 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 करके पात्र जुड़ते गए। और हाँ, मंजू जी, देवनारायण स्कूटी योजना में ही ये था, और अभी भी शायद वो 2 साल तक वो स्कूटी हमारे यहाँ ही पड़ी रही थी, क्योंकि हम लोग घबरा गए थे कि अब क्या करें उसका। एकदम से अगर ये कह देते कि लड़की मर गई थी और हमने स्कूटी मंगा ली तो भी दिक्कत हो जाती। बड़ा उसके लिए, अब समझती है मंजू जी की क्या क्या हो सकता है, वो सब हुआ था। तो उसके बाद में जब वो मेरे छिगन की अवधारणा बना ली, छिगन आ गया, तो बात एक बात भी मैंने पहले भी लाइव में कही है कि हमारे यहाँ भी पेट है डॉगी नाम का, तो ये बात हुई थी इसे कहाँ छोड़ के चलेंगे। तो बच्चे मजाक में कहने लगे मेरे बेटे बहू मेरी भांजी सब इसे साथ लेके चलेंगे तो उस समय तो हंस दिए। फिर इस चीज ने मुझे बहुत स्ट्राइक किया। मैं भी उसी शहरी उच्च मध्यम वर्गीय परिवार को बिलोंग करती हूँ, और मुझे अपने ही इस मानसिक स्थिति, मतलब ये जो बात थी ना, इसने कहीं एक लज्जा के साथ, बिल्कुल मैं कहूंगी कि थोड़ी सी शर्मिंदगी के साथ मुझे स्ट्राइक किया। फिर मुझे उस समय याद आया कि कितने सारे लोग हैं, जैसे मेरी मदर, हालांकि उनकी स्थितियां दूसरी थी, पर वो बद्रीनाथ का मन में ही लेके चली गई विचार। कई लोग गरीबी के कारण लेके चले जाते हैं, जा नहीं पाते, और हम डॉगी को ले जाने की बात कर रहे हैं। और बस ये बिंदु ने उस कहानी का सूत्रपात किया था, जो फिर बाद में उपन्यास बन गया। और जब लिखते गए वहां पर भी मुझे स्त्रियां दिखती गई, इतनी खूबसूरत स्त्रियां। तो चंद्री भाभी भी आई, मुझे याद है उस कस्बे का नाम अभी मैं भूल रही हूँ, बहुत फेमस हिल स्टेशन है वो। उस हिल स्टेशन पे तो सीढ़ियां नीचे पहाड़ से अचानक से आ जाती है ना, पता चलता सड़क पे कोई नीचे से आ गया। इतनी खूबसूरत स्त्री देखी मैंने, बहुत ही खूबसूरत मैंने स्त्री, चोपता पर इतनी खूबसूरत मैंने स्त्री देखी। तो वो बस वो निचाट गोरी थी, बाकी मेरी कल्पना की चंद्री भाभी जैसी ही थी, लंबी भरी सी देह की थोड़ी। और अचानक से मुझे लगा कि नहीं, ये लड़की, ये स्त्री मेरी उपन्यास में आएगी, और वो करीब सी ही थी। तो फिर उसे मैंने मालवी बनाकर प्रस्तुत किया। तो इस तरह आ जाते हैं, और जब आप लेखन में चले जाते हैं तो आप जैसे बहुत बुरी उन दिनों आप मानसिकता में रहते हैं, आप सोते जीते, आपके ऊपर एक आत्मा सी सवार रहती है। आप घर में रहते हैं लेकिन घर में नहीं रहते हैं, आप दुनिया में रहते हैं लेकिन दुनिया में नहीं रहते हैं। हर समय वो आप पे चलता रहता है। और वो जो कल्पना का संसार आधा झूठ आधा सच का है, वो कल्पना का संसार भी आपको और चीजों से जोड़ता है कि यहाँ पर ये होगा, वहां पर वो होगा, कुछ दिखता है वो आ जाता है। ऐसे ही चंद्री भाभी दिखी मुझे। और जुहू और भूलजाला की जो बात कर रहे हैं पंकज सुखबीर जी, वो स्त्री के दुख दर्द से जोड़कर ही मैंने लिखा, क्योंकि जुहू और भूलजाला की जो कहानी है वो पहाड़ों की ही है, और हमारे मध्य प्रदेश की भी एक कहानी मैंने उसमें साथ ही जोड़ी, जो बिल्कुल वही की वही कहानी है, सिर्फ पात्रों की भौगोलिकता बदल गई है और शब्द बदल गए। पीसे ही बिरो आयु। आपने अभी जो लेखक के मन वाली बातें जो कही हैं और अवसाद वाली जो बातें कही हैं,
मुझे पहली बार शायद कोई लेखिका या लेखक ऐसा मिला है जो कह रहा है कि हाँ मैं अवसाद में था, अदरवाइज तो आधे से ज्यादा लेखक होते हैं अवसाद में, लेकिन वो मानते नहीं है, कहते नहीं है। और अवसाद कोई ऐसी चीज भी नहीं है कि जिसके ऊपर हमें किसी को जजमेंट देना चाहिए, जजमेंटल होना चाहिए, क्योंकि जैसे बुखार है वैसे ही चीजें ये भी आती और जाती रहती है, मन स्थिति भी ऊपर नीचे होती रहती है। बिल्कुल। और मैंने तो पिछले साल फेसबुक पे भी डाला था, एक लेखक हूँ, एक एक्टिविस्ट हूँ, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं इस बीमारी के लिए लोगों को अवेयर करूँ, उन्हें जीतना सिखाऊं, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, क्योंकि उन्हें इससे हम उतना जूझना महसूस सिखाऊं, कर संघर्ष करना सिखाऊं, है ना। जी अवसाद जी है, जैसे सिर दर्द है, बदन दर्द है, बुखार है, लोगों को बीपी, शुगर, थायराइड, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। अगर आपको आपकी ब्रेन में सेरोटोनिन नामक अगर हार्मोन नहीं बन रहा है और आप अवसाद में आ गए, तो उसके लिए भी दवाइयां हैं। आपको अपनी लाइफ कितनी स्टाइल, प्यारी बात आपने कही, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए। मैं एक बार और अच्छे से कह दीजिए प्लीज। देखिए, ये सारा खेल है हमारे मस्तिष्क की कुछ हार्मोन्स का ही है। और हमारे हम्म मस्तिष्क में प्रसन्नता उत्पन्न करने वाले जो हार्मोन्स होता है उसे सेरोटोनिन कहते हैं। मुझे भी बहुत ज्यादा विज्ञान के टर्म पता नहीं, हो सकता है मैं गलत शब्द बोल रही हूँ, जितना मुझे याद। तो जैसे आपके पेनक्रियाज में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो ग्लूकोज नहीं बनता है, तो आप शुगर की प्रॉब्लम से हो जाते हैं, शुगर की प्रॉब्लम में गुजरने लग जाते हैं। आपकी बॉडी में यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ने लगा है, तो आपको आर्थराइटिस हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपकी देह में वो उस हार्मोन का स्राव अगर ठीक से नहीं हो रहा है, तो आप अवसाद में आ सकते हैं, डिप्रेशन में आ सकते हैं, और कुछ कुछ एंजाइटी डिसऑर्डर वगैरह नाम दे सकते हैं। तो आप उसको सामान्य बीमारियों की तरह लीजिए, डॉक्टर के यहाँ जाइए, उनका कहना मानिए, और हम्म एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज करिए, सकारात्मक रहिए। और लेकिन इसमें मैं एक बात जरूर कहूंगी कि आपके आसपास के मित्रों दोस्तों, वो बहुत जरूरी है कि वो उस समय आपके साथ रहें, वो आपको सहयोग किसी करें। उसमें किसी किसी दवा की मतलब सहायता लेना किसी बुरा दया नहीं है, सहायता अगर मिले तो बुरा नहीं है। आप बताएंगे, आप तो उस व्यक्ति को बहुत बुरा लगेगा। मैं अपने अनुभव से करीब ज्ञान देंगे तो बहुत बुरा लगेगा। एक सहज स्नेह और साथ की भावना होती है, वो बहुत काम करती है। और मुझे लगता है मित्रता के संबंधों के यही वो होते हैं कि ऐसे समय में आप उस व्यक्ति के साथ सिर्फ इस भाव से खड़े हो कि मैं हूं, बाकी हो जाता है। और पात्र के लेखकों बारे के में लिए भी तो पंकज जी कुछ कह रहे हैं, और पंकज जी कह रहे हैं कि कहानीकार को विज्ञान का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। हाँ, ये सही बात है। आप क्या मानती हैं? नहीं पंकज भाई, मुझे ज्यादा नहीं है ये तो, बस मुझे ज्यादा नहीं और है। अभी हमारे पास समय बहुत कम रह गया है, और आपकी भाषा और जो है कहन पे और शब्द संरचना पे पूरी की पूरी बात यहाँ बचती है। तो हमारे जो है प्रोड्यूसर हमारे साथ हैं, संपादक हमारे साथ हैं, अगर 2-3 मिनट और ज्यादा मिले तो मैं भाषा के ऊपर बात करना चाहूंगी। तब तक मैं आपसे पूछ ही लेती हूँ लक्ष्मी जी के जो भाषा आपकी इसमें है, मतलब मुझे इस उपन्यास में कहानी तो है ही, छिगन का जो दर्द है वो तो है ही, जो मुझे सबसे ज्यादा मतलब मैंने आपको फोन भी किया था और मैंने बताया था कि इस टाइम मैं ऐसे आनंद में हूँ कि मुझे अपना होना, अपना घर में होना और आसपास का जो है सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे 8 महीने से लॉकडाउन में हम हैं, मन ऐसा करता है कि कहीं पौधे मिल जाएं तो उन्हें गले लगा लें। और आपने तो यमुनोत्री गंगोत्री के दर्शन करा दिए, आपने बूंदे जो है पत्तों से टपक रही हैं, टपकने के बाद 2 जगह वो जहाँ रुकती हैं और आखिर में जहाँ जाके गिर रही हैं, इसका क्या अद्भुत वर्णन किया है। क्या जबरदस्त भाषा आपकी है, और उसको भाषा में क्लिष्टता नहीं है, मुश्किल नहीं है वो। आपने एक भी शब्द ना तो कहीं ठूसा है और ना मुश्किल शब्दों का प्रयोग किया है। तो ये जो भाषा आपकी इतनी समृद्ध है, और ये शैली जो आपने उन चीजों को कहने की अपनाई है, कि मैंने जानबूझ के भी कई बार पीछे पीछे जाके और कई चीजों को पढ़ा है कि कहीं कुछ ऐसा लगे कि ये ठूसा गया है जबरदस्ती, कुछ भी नहीं। ये कैसे है? आप ये मत कहिएगा कि मैं हिंदी की प्राध्यापिका रही हूँ, हिंदी की टीचर रही हूँ, बहुत लोग होते हैं हिंदी के टीचर। ये देखिए भाषा आपके पास कहाँ से आई और इसे ऐसे बरतना? हिंदी की चीजें कुछ भी, हिंदी के शिक्षक होने पे देखिए मुझे गर्व है, मैं ये मुझे शिक्षक जी होने पे गर्व है। चाहे मैं प्राइमरी की होती तो भी, हिंदी की हूँ ये, और उच्च शिक्षा में रही, ये मुझे बचपन से एक
सपना था और जिद थी कि मैं उच्च शिक्षा में हिंदी की प्रोफेसर बन के जाऊंगी, लेकिन लेखन के रूप में इसमें कोई काम नहीं करता है ना। इसमें दो बिल्कुल। चीजें काम इसमें दो चीजें काम करती है। एक आपका परिवेश, किस परिवेश में आप बड़े होते हैं, किस परिवेश को आप जीते हैं, देखते हैं, ग्रहण करते हैं, समझते हैं। और दूसरी चीज काम करती है आपके प्रभाव, अर्थात किन लेखकों से आपका अध्ययन कितना है और उन अध्ययनों में किन लेखकों का आप पर बहुत प्रभाव रहा। तो पहली बात के रूप में कहूं तो मैं एक अति सामान्य जिनके पिताजी नहीं थे, मेरे पिताजी की जब मैं 3 साल की थी तब मृत्यु हुई, ऐसे अति सामान्य और बिल्कुल इंदौर जैसे, पंकज भाई तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इंदौर का आज भी मिजाज कस्बाई ही है, और उस समय तो बहुत अधिक कस्बाई था। आज भी वहां के लोग थैंक यू सुधा जी, थैंक यू। आज भी वहां के लोगों में स्नेह अपनत्व है ना। तो वो वहां के खाटी मोहल्ले, एक जिस मकान में हम रहते थे, बड़ा सा मकान था, उसमें 20 परिवार रहते थे और पास पास बने हुए लंबे लंबे बड़े सारे मकान। और हम लोग बीच में उन दिनों ये हालत थी, बहुत 10-20 मिनट में एक बस जा रही है, तो कभी कभी हम बैडमिंटन खेलते तो हमारी वो शटल बस के ऊपर ही चली जाती थी, सिटी बस के ऊपर। खाली अच्छा। खाली शहर में हम एक दूसरे की छोटी छोटी बातें मालूम होती थी, दुख दर्द मालूम होते थे, प्रेम कहानियां फुसफुसाहटों में मालूम होती थी, लड़के लड़कियों के कौन किसकी पत्नी पिटती है, मतलब छोटी छोटी। तो मैंने जीवन के उस खाटी रूप को, मध्यम वर्गीय रूप देखा है, जहां पर सब तरह के लोग थे, संवेदनशील भी, संवेदनहीन, पढ़े लिखे भी, अनपढ़ भी, महत्वाकांक्षी भी, बिल्कुल सामान्य। तो एक तो वो जीवन जीना मेरे बहुत काम है, बहुत ज्यादा। दूसरी मेरे बड़े भाई जो मुझसे 5 साल बड़े हैं, मेरे भाई, उनका जी। साहित्य में बहुत रुचि थी। मुझे भी पढ़ने का अच्छा। पागलों की तरह शौक था, कहीं भी कुछ भी मिल जाए मैं पढ़ने लग जाती थी। अब तो बिल्कुल बहुत कम हो गया है, आंखों का ज्यादा असर पड़ा। तो मैंने बहुत पढ़ा है, और मैंने शेक्सपियर को भी पढ़ा है, और मैंने चेखव को भी पढ़ा है, मैंने टॉल्स्टॉय को भी पढ़ा है, दोस्तोयेवस्की को पढ़ा है। लेकिन मेरी जो, और हिंदी में हम बात करें तो लगभग सभी को पढ़ा। तो पर मेरे पसंद के उसमें मुझे ओ हेनरी बहुत पसंद, अच्छा, मुझे ओ हेनरी चेखव बहुत शॉर्ट्स। पसंद है ना, मुझे एडगर एलन बहुत पसंद है। हिंदी में कहें तो मुझे हजारी प्रसाद द्विवेदी, हालांकि उनकी भाषा थोड़ी क्लिष्ट तो नहीं कहेंगे, पर थोड़ी डेकोरेटिव। तो मुझे रामधारी सिंह दिनकर मुझे पसंद, रेणु मुझे पसंद है, अमृतलाल नागर मुझे पसंद है, और नए लेखकों में मुझे मृदुला गर्ग जी और मनीषा कुलश्रेष्ठ का लेखन बहुत पसंद है। और आप ये देखेंगे कि इन सब लेखकों की कहानी, उधर मुझे पाकिस्तान में चले गए बाद में, मंटो बेहद पसंद है। ये सब लेखकों के साहित्य में जीवन का यथार्थ है, जीवन की त्रासदियां हैं, जीवन की कटुता है, लेकिन भाषा में वो एक बहुत ही सुंदर, सरल, मजेदार किस्सा गोई और बयान के रूप में आता है। मुझे बहुत ज्यादा क्लिष्ट शब्दों में और बहुत ही इस तरह से डेकोरेटिव बात कही जाती है कि पाठकों को पढ़ने में दिमाग लगे, वो मुझे स्वयं को पढ़ने में रुचि नहीं रही। तो मुझे लगता है जो चीज मैं नहीं पढ़ पाती थी, मेरे पाठक कैसे पढ़ पाएंगे। तो ये जो प्रभाव है वो हिंदी के छोटे छोटे वाक्य के अंत में, जब जयशंकर प्रसाद जी ने एक बात कही कि कहानी का अंत तीर की तरह होना चाहिए, जो जाकर सीधे पाठक के या सरदय के मर्म स्थल में धस जाए। बिल्कुल वाह। वो ओ हेनरी करते हैं, बिल्कुल वो ओ हेनरी करते हैं, है ना। और चेखव जी की आप भाषा देखिए, अमृतलाल नागर की भाषा देखिए, अरे यार। तिलंगड़ापन भाषा का, भाषा में एक आयरनी के साथ भी ह्यूमर है, वो मैंने अमृतलाल नागर से और रेणु से लिखा है ना। ओ हेनरी में भी आता है। तो ये प्रभाव और ये परिवेश और कुछ ईश्वर प्रदत्त है। बस मुझे ये लगता है जब मैं लिखती हूँ तो मैं एक बात का ध्यान रखती हूँ कि मैं जो पढ़ पाऊंगी वो मेरे पात्र पढ़ पाएंगे, अगर मैं नहीं पढ़ पाई तो मेरे पात्रों के लिए भी वो असहज।
तो बस इस तरह से बात बन जाती है, विशेष कुछ नहीं है। मैं तो ये कहूंगी कि जो भी ये जानना चाहते हैं कि एक भाषा का जो है समृद्ध संप्रेषण कैसे होता है, कैसे उसे बरतना चाहिए, ये अगर पढ़ना हो तो स्वर्ग का अंतिम उतार पढ़ना चाहिए, अपने आनंद के लिए भी और लेखन जो सीखना चाहते हैं, जो नए लेखक हैं उनके लिए भी ये बहुत जरूरी एक उपन्यास है। और पंकज जी कह रहे हैं कि उन्हें भी ओ हेनरी बहुत पसंद है। सभी को पसंद है पंकज भाई, उनकी छोटी छोटी शब्द, छोटी छोटी कहानियां। फिर सुधा जी, आप पढ़ के प्रतिक्रिया अवश्य दें, मैं इंतजार में रहूंगी। पंकज जी ने हमें समय दे दिया था, बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका। एक सवाल आपके लिए दीदी है, आजकल लेखकों की भाषा में अश्लीलता क्यों है? देखिए, इसको मैं नकार भी नहीं करूंगी, प्रतिकार भी नहीं करूंगी और समर्थन भी नहीं करूंगी। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक शैली होती है, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक सोच होती है, और वो उसी दृष्टि से स्वयं को प्रकट करता है, और प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक लेखन स्तर होता है। इसलिए ये हम नहीं कह सकते हैं कि प्रत्येक लेखक सनसन के लिए या लाइमलाइट में आने के लिए, है ना, चर्चा में आने के लिए ही वो अश्लील लिखता है। कई बार लेखक की अपना तो तरीका होता है, और ऐसे माना जाता है कि साहित्य, कला और विज्ञान में कुछ भी अश्लील नहीं होता है। तो क्यों होती है का कोई जवाब मेरे पास नहीं है, ये उनका निजी। जैसे अब मित्रों मरजानी आप पढ़े, उसको आप नदी के द्वीप के कुछ अंश पढ़े, उसमें कुछ भी अश्लीलता नहीं लगती है, इतनी देहिकता है उसमें, लेकिन वो इतने रोमान के साथ आती है कि उसमें कुछ अश्लीलता नहीं लगती है। लेकिन हाँ, बात सही है कि कुछ लेखकों के लेखन में वो आती है, और वो एक लेखक के तौर पर, व्यक्ति की मैं बात नहीं करूंगी यहाँ पर, एक लेखक के तौर पर भी मुझे कई बार वो ऐसा लगता है कि ये नहीं आता तो ठीक था, इसके बिना भी बात बन सकती थी, है ना। तो आपको लेकिन क्या कई, लगता है कि जैसे देखिए इस हाँ कहानी जी में, बताएं। इस उपन्यास में ही एक जगह अपनी मृत्यु के एक दिन पहले चंद्री भाभी ही मस्टरबेशन कर रही है ना, आपने अगर ध्यान दिया हो तो। जी वो मुझे बिल्कुल, जरूरी जी मैंने है पढ़ा ना, है। वो बहुत जरूरी था, क्योंकि उसकी दैहिक जरूरतें, लेकिन उसकी मानसिक मर्यादा है कि वो किसी अन्य पुरुष के साथ में यौन संसर्ग नहीं करना चाहती है, तो वो मस्टरबेट कर रही है। लेकिन मैंने प्रयास किया है कि उस बात को जहां तक हो सके प्रतीकात्मकता में दूं। बहुत कलात्मक तरीके से आपने वो लिखा है, वो दृश्य बहुत कलात्मक दृश्य है वो। आपके इस उपन्यास के जो 4 या 5 हैं तो उनमें से एक वो दृश्य है कलात्मक। जी, तो लेकिन अगर अन्य कोई लेखक उसे दूसरी तरह से या ज्यादा खुलेपन से लिखता है, तो हम जजमेंटल होने वाले कोई नहीं होते हैं। प्रत्येक लेखक की अपनी पसंद है, सीमा है, उनके पाठक भी हैं, और पाठक तय करते हैं कि किस लेखक को वो कहाँ तक ले जाएंगे। शुक्रिया पंकज भाई। हालांकि मुझे उसमें भी शर्मिंदगी हुई थी, और जैसे सिद्धपुर की भक्त ने आप लोगों ने पढ़ा हो, तो उसमें वो जो मामी है, भजनी मामी, उसके बलात्कार मैंने का ये दृश्य, पुस्तक अभी पढ़ी नहीं है लेकिन मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी। उसमें बलात्कार के दृश्य को भी मैंने लिखा है, लेकिन उसमें मुझे शर्म की जगह पूरे टाइम रोना आता रहा कि मुझे क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि वो भी सच, वो बिल्कुल सत्य घटना थी। तो अश्लील क्यों होता है का तो जवाब तो मेरे पास नहीं। तो क्या मतलब आप ये मानती हैं कि लिटरेचर जो लेखन जो है वो साहित्यिक और असाहित्यिक दोनों होता है, क्या कुछ ऐसा है, या लेखन लेखन होता है, या लेखन साहित्यिक और असाहित्यिक होता है? नहीं, साहित्येतर भी होता है लेखन, और साहित्यिक भी होता है। जो भी हम ये रेलवे स्टॉल की बुक्स पढ़ते हैं, जब बहुत सारे लेखक हैं, उनमें से भी देखिए बहुत सारा अच्छा भी लिखते हैं, लेकिन जिसे हम लुगदी साहित्य कहते हैं, उसे आप साहित्य में नहीं ले सकते, चाहे उसमें कितनी भी आदर्श की बात हो। लेकिन वो उसमें और साहित्य में, जो अगर मैं एक शब्द में अंतर बताऊं, तो वो बहुत स्थूल होता है। वो जीवन की, पात्रों की, परिवेश की, विचारों की बारीकियों को नहीं पकड़ता है। उन बारीकियों को संवेदनशीलता के साथ पकड़कर एक पात्र और कथागत शैली में रचना करना ही साहित्यिक कृति बनाता है। पंकज भाई की अभी मैंने पिछले दिनों एक किताब की समीक्षा भी की थी,
और उसमें देखिए, उसमें इतने सारे राजनीतिक चीजें हैं, बहुत सारे राजनीतिक नेता हैं, उनके विचार हैं, लेकिन वो इतनी खूबसूरती से गूंथी गई है, उस पात्र को इतनी खूबसूरती से गूंथा गया है कि अगर वो ही इस उपन्यास को, पंकज भाई का जो उपन्यास है, उस उपन्यास में, मेरी एक तो स्मरण शक्ति इतनी खराब है, मैं नाम ही भूल गई तो कोई बात नहीं। पंकज जी का जो अभी वाला ना, अभी याद आ जाएगा बस, है ना, जिन्हें जुर्मे इश्क पे नाज था, जिन्हें जुर्म में इश्क पे नाज, है ना, तो इतना तो सुंदर वो है, लेकिन भूल जाते हैं। तो उसमें उस पात्र की त्रासदी कि किस तरह से वो भी खड़ा होता है और जूझता है, और अलग अलग समय में बहुत सारे राजनेता और राजनेताओं के विचार वगैरह आते हैं, उन्हें इतनी सूक्ष्मता और कलात्मकता से नहीं गूंथा जाता, वो एक बहुत स्थूल उपन्यास बन जाना था। या तो बहुत आदर्शात्मक पोथा बन जाता, आदर्शवादी पोथा बन जाता, और राजनीति और राजनेताओं के आदर्शों को बताने वाला ये बहुत स्थूल उपन्यास बन जाता, लाइक रंग दे बसंती थी, है ना, लेकिन वो बहुत सूक्ष्मता और कलात्मकता से उसको बुना है, तो वो साहित्यिक और बहुत सुंदर साहित्यिक कृति बन गया, ये बात। आखिर के 4 मिनट हमारे पास बचे हैं लक्ष्मी जी, और मैं ये जो माफी चाहती हूँ, जो मैंने इतना बोझिल सा वातावरण बना दिया है, मैं इसे थोड़ा सा हल्का करना चाहती हूँ। आप अपने बारे में कुछ बताइए, क्या करते हैं खाली समय में और क्या पसंद करते हैं? घूमना, खाना, कुकिंग, क्या पसंद नहीं है? क्या लाइफ को कैसे देखती हैं? चुलबुलेपन से ठीक है जैसी आ रही है, क्या कैसा लगता है? बेसिकली मैं एक खुश मिजाज और बहुत ज्यादा पारिवारिक स्त्री हूँ। मुझे आ, आ, नापसंद की बात बताऊं तो मुझे टीवी देखना और पड़ोसियों से गप्पे लगाना, फालतू की गॉसिपिंग करना, रिश्तेदारों के यहाँ जाना बिल्कुल पसंद नहीं। अपने परिवार में मैं खूब बातें करती हूँ, खूब मस्ती करती हूँ, या मेरे जो गिने चुने मित्र हैं, टिप्स पे गिनने लायक, उनसे मैं बातें करती हूँ, फोन पे बातें करती हूँ, और अपने परिवार से। और अभी तो लॉकडाउन के चक्कर में पोती भी मेरी यही है, तो जिंदगी रंगीन है। और रंगीन मुझे है। कुकिंग भी अभी तो वो कहीं चली गई है, वरना मैं कुकिंग मुझे पसंद है, हालांकि जाती कम ही हूँ, लेकिन जैसे अभी बच्चे हैं और वो कहते हैं मम्मा ये बनाओ वो बनाओ, और तो हम कुकिंग करते हैं, सुबह का नाश्ता विशेष करके, बाद में तो कुक आ जाती है। मुझे गार्डनिंग पसंद है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे पसंद है पढ़ना और लिखना। हालांकि इस फेक बुक ने जिंदगी खराब कर रखी है, सब निकम्मे हो गए हैं। लेट मी कन्फेस, ये सही है, आप भी मानती हैं इस, हालांकि बिल्कुल फेसबुक बिल्कुल। चीजें मुझे तो सीखते भी। इंस्टाग्राम ने भी बर्बाद किया है, मुझे मोहम्मद रफी ने भी बर्बाद किया है, मैं क्या करूं? मोहम्मद रफी बर्बाद नहीं करते, मोहम्मद रफी आबाद, संगीत आपको क्या बर्बाद नहीं पसंद है, करते। मोहम्मद रफी या किशोर कुमार? मोहम्मद रफी, मन्ना डे, पर मेरी पसंद थोड़ी अलग है, मुझे फिल्मी गीतों से ज्यादा सुगम संगीत पसंद है, गजलें पसंद है। सुनाइए, सुनाइए। नहीं, ना ना, मैं आप लोगों की मृत्यु का पाप नहीं लेना चाहती, बिल्कुल नहीं। नहीं, हम आज क्या, आज अभी एक कैसी आत्महत्या करना किताब, चाहते हैं? ना, ना, बिल्कुल नहीं। आप कहेंगी मैं एक कहानी लिख के भेज दूंगी आपके लिए, गाने का तो आप बोलिए ही मत। अरे पंकज जी भी कह रहे हैं आप सुनाएं कुछ। नहीं पंकज भाई, मैं नहीं, बिल्कुल कभी जीवन में एक लाइन नहीं गाई, मैं गाती ही नहीं। मालवी गीत सुनाइए कोई, कह रहे हैं, देखिए पंकज जी। नहीं, मुझे सच में गाने का मुझे मत बोलिए, बहुत बुरी हालत है मेरी, गाना तो नहीं अच्छा गा अच्छा, ठीक है। सकते। नहीं नहीं, मैं आपको बिल्कुल नाराज नहीं करना चाहती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। पोती की आपने बात बताई, उसका नाम बताएंगी? मैंने उसका फोटो देखा है आपकी व्हाट्सएप डीपी में। हाँ, पोती का नाम वैसे तो पूरा फेसबुक जानता है, उसका नाम मैंने लाला रखा है यहाँ पे, और पूरा फेसबुक उसे लाला के नाम से जानता है। तो ये लेकिन क्या नाम सच है कि लेकिन ब्याज जो है वो सूद से प्यारा होता है? लेकिन उसका नाम वरेण्या है, वो भी मैंने अच्छा, ही रखा वरेण्य, है, उसका वरेण्य, नाम वेरी गुड। वरेण्या है। जी। देखिए, सब लोग ये कहते हैं, पर पता नहीं मुझे, शायद मैं पहली होंगी जो ये कह रही होंगी। मुझे मेरा बेटे भी इतने ही प्यारे हैं जितनी मेरी पोती प्यारी है, मुझे मेरी बहू भी इतनी प्यारी है जितने मेरे बच्चे प्यारे हैं। मुझे तो सब उतने ही अच्छे लगते हैं। मुझे नहीं पता, नहीं क्यों लोग ये कहते हैं कि सूद से ज्यादा ब्याज प्यारा लगता है। वो छोटा बच्चा है, उसे बहुत प्यार करते हैं। एक बात ये होती है कि भाई अब मैं फ्री हूँ,
मैं उसे लेके बैठ गई तो काफी देर तक बैठी रही, बच्चों को हम इतना समय नहीं दे पाते, बस ये वाली बात है। कैलाश जी कुछ लिख रहे हैं, होना अतिथि कैलाश और स्वर्ग का आखिरी उतार दोनों की लेखिकाएं राजस्थान से हैं और समूचे हिमालय की यात्रा करवा दी। जी बिल्कुल। शुक्रिया कमलेश कुमार दीवान जी। और ये हमारे तकनीकी सहायक हैं आज के कार्यक्रम के लिए, और हम जुड़े रहे अपने जो है पाठकों से और आपसे, इसके लिए धन्यवाद ब्रजवीर सिंह जी का भी, इन्होंने बहुत सहायता की आज के नेटवर्क में। लक्ष्मी दी को बता दूं मेरे पतिदेव हैं। अच्छा, तो बहुत धन्यवाद। तो लक्ष्मी जी बहुत सारी बातें अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बातें मेरे मतलब वाली बातें तो जैसे अभी शुरू हुई हैं, लेकिन समय की क्योंकि बाध्यता है और अब हमें जाना होगा। मैं चाहती हूँ मुझे जल्दी फिर आपसे बातें करने का मौका मिले और मैं ढेर सारी और बातें आपसे पूछूं, जब आप पहाड़ पे गई थी, और अभी तो बहुत बात करनी थी मुझे। जी मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं पहले भी आपको कहा था आपके वो से कि आप बहुत अच्छी एंकर हैं और इसे बनाए रखें। और आपके साथ बात करके मुझे बहुत आनंद आया। धन्यवाद। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच में आपने इतना टाइम निकाला, और बेटे के लिए भी मेरा प्यार और गुड़िया के लिए भी मेरा बहुत सारा प्यार, और बहुत अच्छा लगा आज आपके बेटे भी यहाँ पे आए, और इस उपन्यास के लिए और आगे के सृजन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते। हम फिर मिलेंगे अगले शनिवार को एक नए लेखक के साथ। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। नमस्ते। मैं पारू।